मित्रों, नमस्कार मित्रों। मैं ललित वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि आपको पता है कि RSCIT की परीक्षा 14 दिसंबर और 21 दिसंबर को होने जा रही है, तो मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, जिसको आप पढ़कर अपनी तैयारी अच्छे से अच्छी कर सकते हैं और इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप हमारी ये टेस्ट सीरीज़ अगर आप देखते हैं तो आप 80 से 90% नंबर आराम से लेकर आ सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला प्रश्न है, किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने लैपटॉप से प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए क्या उपयोग करेंगे। वैसे मैंने आपको आंसर इसमें दे रखे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर नहीं मिलेंगे क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है। आपका प्रश्न है, किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने लैपटॉप से प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए क्या उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए USB केबल, ऑप्शन बी HDMI केबल, ऑप्शन सी ऑडियो जैक, ऑप्शन डी लैन केबल। तो इसका मित्रों सही आंसर होगा आपके ऑप्शन बी HDMI केबल। आपको पता है कि HDMI केबल से ही लैपटॉप को कनेक्ट किया जा सकता है। आपका दूसरा प्रश्न है, अपनी ब्राउजिंग इतिहास को संग्रहित होने से रोकने के लिए आपको कौन सी ब्राउज़र सेटिंग का उपयोग करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ब्राउजिंग हिस्ट्री का मतलब है कि आप जब गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो उसको सर्चिंग को स्टोर करने से रोकने के लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो इसका सही आंसर है आपके लिए ऑप्शन सी इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड। इससे इसको जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी हिस्ट्री इसमें स्टोर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, रैम का क्या अर्थ है। तो रैम से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपके रैम एंड रोम आती है। तो आपको रैम की फुल फॉर्म पूछी गई है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब आंसर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होती है रीड ऑनली मेमोरी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जब आप एक ईमेल करते हैं तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज आता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा डी SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज किया जाता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है। तो पहला है विंडो, सेकंड क्रोम, थर्ड आपका MS वर्ड, फोर्थ आपका है पेंट। जैसा कि आपको आंसर दिख रहा है कि इसमें क्रोम दिया गया है। तो मैं आपको पहले से स्टार्ट करता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और पेंट भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और आपका क्रोम भी है तो एप्लीकेशन, लेकिन सर्चिंग के लिए जो काम आता है आपका ये आपके काम आता है क्रोम, जिसको आप गूगल क्रोम भी कहते हैं, जिसमें आप कुछ भी लिखकर आप सर्चिंग कर सकते हो। वेब ब्राउज़र कहते हैं इसको, जिसमें इंटरनेट रन किया जाता है। नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प चुनें। इसमें आपको बताना है कि इसमें हार्डवेयर कौन सा है, रैम कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो आपका आंसर इसमें होगा हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं। अब हार्डवेयर क्या होते हैं कि कंप्यूटर का कीबोर्ड, माउस, CPU वगैरह ये सब आपके हार्डवेयर होते हैं। जो प्रिंटर वगैरह अपन अटैच करते हैं कंप्यूटर के, वो सभी हार्डवेयर होते हैं। रैम, अब रैम क्या है, एक अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब कि टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हैं, कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है और आपकी स्क्रीन पे आपका काम चल रहा है वो तब तक आपका है रैम पे ऊपर वर्क होता है। अगर पावर लेस हो गया कंप्यूटर एकदम से, तो आपका जितना भी काम है वो सेव नहीं होता है, इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो मैनेजमेंट करता है उसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो सीधा सा आंसर आपके सामने है, आंसर इसका होगा सी
RPQ। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जब आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल हटाते हैं तो वह सबसे पहले कहाँ जाती है? जब भी आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल अगर आप डिलीट करते हैं तो सबसे पहले वो जाती है आपके रिसाइकिल बिन या फिर ट्रैश में। आपके मोबाइल में भी यही सिस्टम होता है, जब भी आपको फोटो वीडियो आप डिलीट करते हैं तो वो जाती है ट्रैश में या फिर बिन में। तो आंसर इसका रिसाइकिल बिन। क्वेश्चन नंबर 8, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? कि जब कोई पासवर्ड वेरिफिकेशन करना हो तो या फिर OTP वगैरह ये सब आते हैं, तो यही बोल रहा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर आपके लिए सही है, पासवर्ड प्लस मोबाइल पर भेजा गया OTP। ये आज के टाइम में सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं, अपनी आईडी रन करते हैं, तो उसमें पासवर्ड होता है। दूसरा, आप अगर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो OTP बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, आमतौर पर पत्र लिखने के लिए कौन सा MS ऑफिस का टूल यूज किया जाता है? तो मित्रों, MS ऑफिस के पार्ट हैं MS एक्सेल, वर्ड, MS पावर पॉइंट। ये तीनों ही आपके MS ऑफिस के पार्ट हैं, लेकिन इसमें जो पत्र लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए यूज किया जाता है वो आपके किया जाता है MS वर्ड को। तो इसका आंसर हो जाएगा MS वर्ड बी। MS एक्सेल के अंदर तो आप डेटा मैनेजमेंट कर सकते हो और MS पावर पॉइंट के अंदर आप प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, MS एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट समय के अनुसार रुझान दिखाने के लिए उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको MS एक्सेल के ऐसे चार्ट वाले क्वेश्चन में रुझान वर्ड आपको शो हो जाए तो सीधा सीधा उसका आंसर आप लाइन चार्ट कर सकते हैं। आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। उसमें जहां रुझान की बात आ जाए, रुझान चार्ट, तो वो लाइन चार्ट ही होता है जो आपको रुझान शो करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आपका 11 क्वेश्चन, कौन सा मोबाइल ऐप आधार कार्ड, पैन, मार्कशीट आदि तक डिजिटल पहुंच प्रदान करता है? यानी कौन सा मोबाइल ऐप है जिसके अंदर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, ये सभी आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करता है? तो अभी ज़्यादा ट्रेंडिंग में यही है, डिजी लॉकर। ये डिजी लॉकर एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर गवर्नमेंट द्वारा इशू सारे डॉक्यूमेंट आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसमें डायरेक्टली आप इसमें लेकर आ सकते हैं। गवर्नमेंट से अगर आपको रिजल्ट वगैरह भी आया है वो भी डायरेक्ट आपके इसी में आ सकता है, और अपना और भी डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें रख सकते हैं। डिजी लॉकर एक बहुत अच्छी सुविधा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डिजी लॉकर। क्वेश्चन नंबर 12, सभी स्लाइडों पर कंपनी का लोगो एक ही स्थान पर दिखाने के लिए पावर पॉइंट में क्या उपयोग करेंगे? तो जब आपको पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को सिमिलर, सेम दिखाना हो तो इसमें एक ही ऑप्शन है, मास्टर स्लाइड। मतलब आंसर इसका हो जाएगा बी, स्लाइड मास्टर में लोगो डालें। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13, पावर पॉइंट को पूर्ण स्क्रीन मोड पे दिखाने के लिए कौन सा व्यू उपयोग होता है? पूर्ण स्क्रीन मोड मतलब सारे ऑप्शन हाइड होकर आपकी केवल प्रेजेंटेशन आपके सामने शो हो, ये उसकी बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्लाइड शो व्यू, या फिर स्लाइड शो भी बोल सकते हैं आप इसको। इसका आंसर होगा सी, जिसकी शॉर्टकट की आपके क्या होती है, F5। और किसी भी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन से बाहर आने के लिए आप एस्केप की दबाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके मित्रों आता है। क्वेश्चन नंबर 14, अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोगों में सेव और सेवेस कमांड के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? ये मैं अपनी क्लास में हमेशा बताता रहता हूँ कि हमेशा MS ऑफिस के वर्ड एक्सेल में सेव सेवेस ऑप्शन जरूर आता है। तो सेव और सेवेस में डिफरेंस क्या है, पहले मैं वो समझा देता हूँ आपको। कि सेव मतलब अगर आप कोई भी फाइल आपने बनाई है और आपने उसमें काम किया है तो आप उसको सेव ऑप्शन से स्टोर कर सकते हो।
सेव एज कमांड क्या होता है कि आपने जैसे लास्ट टाइम आपने कोई काम किया है, नेक्स्ट डे अगर आप सेम फाइल खोलकर उसमें कोई काम ऐड करते हो और आप चाहते हो कि कल वाली फाइल आपकी जो है अलग रहे और आज जो मैंने उसमें काम ऐड किया है वो अलग से फाइल शो हो जाए, अलग से मतलब सेव हो जाए, तो आप उसको सेव एज करेंगे, जिससे आपके दो सेपरेट फाइल हो गई। जो आपने कल सेव की थी वो एक अलग फाइल हो जाएगी और जो आज आपने ऐड करके ऐड ऑन करके आप कोई फाइल रेडी की है वो सेव एज कमांड से के थ्रू आपकी अलग फाइल तैयार हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा आपके बी, सेव मौजूदा फाइल को अपडेट करता है, ठीक है। या तो नाम के लिए संकेत देता है, सेव एज हमेशा फाइल नाम तथा स्थान के लिए संकेत देता है। जब भी आप सेव एज कमांड पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे नया नाम पूछेगा और उसको स्थान मतलब कि स्टोर कहां करना है आपसे ये जरूर पूछेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 15, 1000 से अधिक मान वाले सेल्स को लाल रंग से हाईलाइट करने के लिए आप किस एक्सेल सुविधा का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर तो हो जाएगा आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहां पर यह बोल रहा है कि एक्सेल के अंदर आप अगर 1000 से अधिक जैसे कोई मार्क्स आते हैं 1000 से अधिक हैं तो उन सेल्स को आप क्या करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं रेड कलर से। तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी जाती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके एमएस एक्सेल के होम में ही आपको मिल जाता है और ये बहुत ही अच्छा है, जिसके अंदर आपको क्या होता है कि एक्सेल के अंदर डेटा को एनालिसिस करने के बहुत यूज आता है ये। क्वेश्चन नंबर 16, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आंसर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की फुल फॉर्म होती है, जिसको आप यूआरएल एड्रेस कहते हैं। आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं अपने यूआरएल एड्रेस के साथ, उसको ही आप यूआरएल एड्रेस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, जीपीएस का क्या अर्थ है? अब देखो, जीपीएस आप सभी काम में लेते हैं, जीपीएस सभी काम में लेते हैं अपने फ़ोन में, जैसे जीपीएस ऑन करते हैं तो ट्रैक करने के काम आता है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है ये कि जीपीएस क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, ऑनलाइन बैंकिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मिलते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग के एग्जाम्पल कौन से हैं या फिर बेनिफिट्स कौन से हैं। तो इसमें भी आपसे बेनिफिट ही पूछा गया है। सीधा सीधा इसका बेनिफिट आपको नजर आ रहा है कि ऑनलाइन बैंकिंग आप 24 आवर कभी भी कर सकते हैं। जैसे बैंक खुलने का समय होता है, सुबह 10 बजे खुलता है, शाम को 4 बजे बंद होता है, तभी तक आप बैंक से लेन देन कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो 24 आवर आप किसी को भी पैसा भेज सकते हैं और किसी से भी पैसा रिसीव कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी सेवा ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने में मदद करती है? कौन सी सेवा ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने में आपकी मदद करती है? तो इसका आंसर है आपके ए, आईआरसीटीसी। इंडियन रेलवे की जो साइट है, जो ऐप है, वो यही है आईआरसीटीसी। इसके थ्रू आप अपना रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, अपनी पोजीशन वगैरह आप जांच कर सकते हैं। याहू एक अलग है, फ्लिपकार्ट आपके शॉपिंग वेबसाइट है, जीमेल आपकी एक ईमेल है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक कंप्यूटर वायरस क्या है? यानी कंप्यूटर में अगर जो वायरस आ जाता है वो वायरस होता क्या है? तो इसका आंसर आपके हो जाएगा बी, एक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। वायरस एक तरह की बीमारी, तो वायरस तो नुकसान ही पहुंचाएगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, एक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि आप अक्सर इंटरनेट कैफे या सार्वजनिक कंप्यूटर पर अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी जैसे ईमेल, बैंकिंग को एक्सेस करते हैं, मतलब कि आप अगर किसी साइबर कैफे में जाते हैं, वहां पर आप जाकर अपना इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या किसी और का लैपटॉप यूज़ करके इंटरनेट बैंकिंग या ईमेल अपना आईडी लगाते हैं, तो काम खत्म होने के बाद आपको क्या करना चाहिए? आपसे ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा सी, यदि संभव हो सके तो आप सभी खातों को लॉग आउट करें, ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी आप डिलीट करें।
तो ये आपकी लाइफ में भी काम आता है कि जब भी आप किसी और के मोबाइल या लैपटॉप में अपनी ईमेल आईडी या इंटरनेट बैंकिंग आईडी आप अगर एक्सेस करते हैं तो आपको उसमें से उसको लॉग आउट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके क्या करता है, साइबर क्राइम से आपको बचाता है। तो आंसर सी। 22, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मुख्य किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तुतियां बनाना, मतलब डेवलपिंग प्रेजेंटेशंस। ठीक है, आपको प्रस्तुतियां बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, इमेज ऑप्टिमाइजेशन से क्या तात्पर्य है? इमेज ऑप्टिमाइजेशन, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ए। तो मैं इसको बताता हूं आपको। गुणवत्ता बनाए रखते हुए फाइल का आकार कम करना, मतलब जब भी आप किसी फाइल को श्रिंक करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो ये बता रहा है कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, उसकी जो क्लियरिटी है वो तो बनाए रखता है, लेकिन उसका साइज वो घटा देता है। यानी गुणवत्ता बनाए रखते हुए फाइल का आकार कम करना। क्वेश्चन नंबर 24, यूपीआई ऐप्स बैंक खातों के बीच तत्कालीन धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। जैसे यूपीआई से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये कथन एकदम सही है। गूगल मैप का उपयोग फोटो संशोधित करने के लिए किया जाता है। तो ये सेकंड जो आपका कथन है वो रॉन्ग है। तो अपने आंसर हो जाएगा इसका आंसर ए। कथन एक सही है और कथन दो गलत है, क्योंकि गूगल मैप तो नेविगेशन के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सेल में पाइवट टेबल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि एक्सेल में पाइवट टेबल का यूज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बड़ी मात्रा में डेटा का सारांश और विश्लेषण करना। पाइवट टेबल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके इंसर्ट, एक्सेल के इंसर्ट का फर्स्ट ऑप्शन ही आपके यही आता है, पाइवट टेबल। और ये बहुत यूजफुल है, जिसमें डेटा को आप अपने तरीके से कैसे भी आप डेटा को देख सकते हैं। बड़ी मात्रा में डेटा का सारांश और विश्लेषण करता है। आंसर हो जाएगा इसका बी। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ अपन आ गए हैं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू, तो इसका आंसर आपके लिए हो जाएगा आंसर डी। स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित और संगठित करता है। कौन सा? स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्वेश्चन नंबर 27, आप रोजाना एक ही फॉर्मेटिंग चरण दोहराते हैं तो किस एक्सेल सुविधा वह स्वचालित हो गया? देखो, इसमें आपको पूछा जा रहा है कि अगर आप सेम फॉर्मेटिंग रोज यूज कर रहे हैं तो आपको एक्सेल में कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा मैक्रो। ये आपके वर्ड में भी आता है। इसमें आप कोई भी अगर फाइल स्टोर करते हैं, कोई भी अगर आप फॉर्मेटिंग करते हैं, तो डेली अगर आपको सेम फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप मैक्रोस में उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर इजी लैंग्वेज में अगर बोले अपन, तो मैक्रोस क्या करता है? आपके किए गए काम की रिकॉर्डिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 28, एमएस वर्ड में पूरे दस्तावेज पर पूर्व डिजाइन फॉर्मेटिंग सेट लागू करने के लिए आप क्या उपयोग करेंगे? एमएस वर्ड में पूरा दस्तावेज पर पूर्व डिजाइन, मतलब कि पहले से अगर आपके पास प्री डिजाइन सेट है, तो अगर आपको उस पर अप्लाई करनी है तो आप किसका यूज करेंगे? जाहिर सी बात है, इसको थीम कहेंगे। थीम एक ऐसी चीज है जिससे पहले से ही डिजाइन किया जाता है, जिसमें सभी सेट होता है, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह सब डिसाइड होता है, उसे थीम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय जो एनिमेशन समान प्रभाव होता है उसे कहते क्या हैं? तो मित्रों, इसका आंसर तो आपके हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन। तो लेकिन इसके लिए बारे में बता देता हूं आपको। आपके जो एनिमेशन है आपके दो तरह के होते हैं। एक तो आपकी स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट को दिया जाता है, उसे तो आप एनिमेशन कहेंगे।
और एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के समय जाते समय जो इफेक्ट नजर आता है उसे कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। तो इसका आंसर हो गया स्लाइड ट्रांजिशन। जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं तब जो इफेक्ट नजर आता है उसे आप स्लाइड ट्रांजिशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस एप्लीकेशन प्रोग्राम का उपयोग सामान्य पीडीएफ फाइल को देखने के लिए किया जाता है? तो मित्रों पहले ये बताइए मुझे पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, यानी कि आप किसी भी फाइल को आप ले जा सकते हैं, पोर्टेबल है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके एडोब रीडर। किसी भी पीडीएफ फाइल को खोलने के लिए आपको एडोब रीडर की जरूरत पड़ती है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31, एमएस एक्सेल फंक्शन में लेन फंक्शन का आउटपुट क्या होगा जो आपको सामने दिया हुआ है? लेन आपको मैं बताऊं मित्रों कि लेन का काम होता है लेंथ बताना, कि किसी भी सेल में आपने जो लिखा है उसकी लेंथ क्या है। तो आपको इसमें इनको काउंट करना है, जैसे 5, 6 और आपको माइनस का साइन लगाया है, फिर 4 और 5 है, तो आपको इसमें 5 नजर आए। टोटल 5 नंबर्स है इसमें। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके हो जाएगा ए। लेन का काम होता है टेक्स्ट की लेंथ बताता है, टेक्स्ट या नंबर की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 5। क्वेश्चन नंबर 32, एमएस वर्ड 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किसके लिए उपयोग किया जाता है? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक किसके लिए यूज किया जाता है? इसका आंसर भी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स ही होगा। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का वैसे आपके काम क्या होता है? स्मार्ट आर्ट अपने जो भी आपने काम किया है उसको ग्राफिक्स के रूप में शो करना होता है, तो वो होता है आपके स्मार्ट आर्ट। आपके इंसर्ट के अंदर मिल जाएगा, वर्ड एक्सेल दोनों में मिलता है ये। जैसे आपको कोई डेटा शो करना है, जैसे वायुमंडल में कितनी प्रकार की गैस होती है, तो आप क्या करते हैं एक सर्किल बनाते हैं और एक पाई चार्ट के अंदर आप बताते हैं कि इतने परसेंट ऑक्सीजन है, इतनी नाइट्रोजन है, इतनी ऑक्सीजन है। तो वही होता है आपके स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के रूप में आप शो कर सकते हो। या फिर आपको कोई नेविगेशन बताना हो तब भी आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कर सकते हो। कोई पिरामिड बनाना है, पिरामिड के थ्रू बता सकते हो, तो वो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स ही होता है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 33, क्यूआर कोड में क्यूआर का अर्थ क्या होता है? सभी लोग यूज करते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करना, क्यूआर कोड स्कैन करना, लेकिन क्यूआर का मतलब क्या होता है? क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत जवाब देना, रिस्पॉन्स देना। तो यही होगा इसका आंसर ए। तो मित्रों आज का अपना 34 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार माध्यम है और सिस्टम यूनिट में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके डी, मदरबोर्ड। आपके सीपीयू में जो मदरबोर्ड होता है, ग्रीन कलर की एक प्लेट होती है। जो कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है वो अगर आपके खराब है तो कंप्लीट कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। तो मदरबोर्ड होता है जो सिस्टम यूनिट में रखा जाता है आपके, उसे मदरबोर्ड कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी छवि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सी, पिक्सल। देखो क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट किसकी, स्टोरेज की, स्टोर की सबसे छोटी यूनिट होती है वो तो होती है बिट। और अभी आपसे पूछा गया कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी छवि मतलब कोई फोटो या इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है पिक्सल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आंसर तो होगा इसका सी, पिक्सल। छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर ही एक इमेज का निर्माण होता है। कभी किसी फोटो को अगर आप जूम करके देखते हैं तो आपने देखा होगा वो ब्लर हो जाती है, क्योंकि जैसे हम जूम करते हैं तो अपन उसको पिक्सल्स को दूर कर रहे होते हैं, और जैसे वापस आप उसको जूम आउट करते हो तो उसको एकदम क्लियर शो होती है। तो वो होती है पिक्सल्स की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो मित्रों आज की अपनी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुई, और RSCIT की और अच्छी तैयारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए।
हम कल भी आपके लिए ऐसे एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, लेकिन उसमें आंसर नहीं होंगे। ये फर्स्ट टाइम था आपके लिए, इसलिए आपके मैं आंसर लेके आया। आप हमारी वीडियो से जुड़कर अपनी RSCIT की तैयारी अच्छे से अच्छी कर सकते हैं। हम ये गारंटी ले सकते हैं कि आप 80 से 90% आराम से इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। धन्यवाद।